हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? क्लास 12 आपकी स्टार्ट हो चुकी है। कैसे लग रहे वीडियोस मुझे कमेंट्स में बताना। अभी बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं है वीडियोस को देखने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की शायद वैकेशन होगी, हॉलीडेज़ में होंगे, कई लोग अपने होम टाउन से बाहर गए होंगे, तो मे बी वो रीज़न हो सकता है नहीं देखने का। बट मेरी तरफ से मैंने सिलेबस स्टार्ट करवा दिया है और हम लोग बहुत आराम से चल रहे हैं। हम लोग बहुत स्पीड में नहीं चल रहे बिकॉज हमारे पास अभी इनफ टाइम है। अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल एंड होने वाला है। फिर मई है, जून है और स्कूल्स में मोस्टली जून में 1-2 चैप्टर्स हो जाते हैं, बट विल ट्राई कि हम लोग जून तक 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, हमारा टारगेट है। एंड पार्ट 1 जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पार्ट 1 थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। बट जो पार्ट 2 है दैट इज़ मोर थियोरेटिकल साइड और वो थोड़ा जल्दी होगा, थोड़ा स्पीड में होगा उसका सिलेबस। इसलिए अभी हम लोग बहुत टाइम से आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं, तो डोंट वरी, सिलेबस आपका टाइम पे हो जाएगा। पिछले साल मैंने जैन एंड तक पूरा सिलेबस करवाया था। इस साल हम लोग होपफुली मिड दिसंबर तक सिलेबस करवा देंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग टॉपिक की बात करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे हमारा क्लास 12 का चैप्टर 1 विच इज़ इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स। ये हमारा चैप्टर का नाम है। इसके अंदर हमने जो सबसे पहला वीडियो देखा उसके अंदर हमने बहुत ही बेसिक जो चार्ज है उसको डिफाइन करा, क्या उसकी डेफिनेशन रहती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल चैप्टर हमने स्टार्ट करा, मतलब फंडामेंटल पार्ट उसका हमने पढ़ा। उसके बाद हमारा जो सेकंड वीडियो था उसके अंदर हमने मोर टॉपिक वाइज चलने लगे और हमने जो फर्स्ट हमारा टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसका वेक्टर फॉर्म क्या था वो एक्सप्लेन किया। उसके बाद उससे रिलेटेड जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो पढ़ा। अब हमने थियोरेटिकल पार्ट कूलम्ब्स लॉ का कंप्लीट कर दिया। अब आज वाला वीडियो हमारा कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेसिस पे है। हम लोग थोड़ा इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करके थोड़े से अच्छे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं वैसे न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। और हम लोग ट्राई, देखो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स पिछले कई एग्जाम्स में आए या फिर आपकी एनसीईआरटी बुक में, सारे के सारे एक वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ आप भी समझते हो। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उतना न्यूमेरिकल्स ले ले, उतना पार्ट न्यूमेरिकल का ले ले जिससे आपका वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो अब हम लोग न्यूमेरिकल हमारा स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल से चलते हैं पहले, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े बनने लग जाए। तो सबसे पहला अगर हम लोग एग्जाम्पल बोल दो, न्यूमेरिकल बोल दो, वो है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, ये हमने प्रोटॉन के ऊपर ऐसे प्लस लगता नहीं, मैंने सिर्फ चार्ज रिप्रेजेंट के लिए बोला है कि ये नेगेटिव चार्ज है एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, या फिर आप सिर्फ पी लिख दो। ठीक है, अब हमने बोला है कि इनके बीच में 2 टाइप के फोर्सेस लगते हैं। एक लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोग क्लास 12th 11th के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको इस टाइप के 2 पार्टिकल्स के लिए जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक जगह प्रोटॉन है, हमने मान लिया कि इनके बीच में 2 फोर्स लग रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो लग ही रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स आप ऐसे ले लोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग जाएगा। तो आपको इनका रेशियो निकालना, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर, या फिर बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये हमारा क्वेश्चन बोलता है। चलो ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले जो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, या फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला वाइज। ठीक है, FE का फॉर्मूला यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बोलता है? कूलम्ब्स लॉ ही बोलता है। कूलम्ब्स लॉ 2 पार्टिकल्स के, 2 चार्जेस के बीच का फोर्स ही तो रिप्रेजेंट करता है, वही हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो सिंपल सा हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 मतलब एक पार्टिकल का एक चार्ज, दूसरा चार्ज, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस ले लो आप, दिस इज द डिस्टेंस R। ये तो फिक्स रहने वाली है ना, चाहे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूँ चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स दूँ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स है। बिकॉज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े, इसका मतलब है दोनों के दोनों चार्ज क्या है, रेस्ट पे है। अगर दोनों चार्ज रेस्ट पे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये R, ये तो फिक्स ही रहने वाली है। और ग्रेविटेशन का भी सेम केस रहता है, तो यहाँ पे R फिक्स है। और अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूँ, बहुत अच्छे से क्लास 11 में पढ़ चुके हो, ये हो जाएगा G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमने दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख दिए। अब बात आती है रेशियो की। सिंपली आप डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को, क्या मिल जाएगा, अपॉन G m1 m2। बिकॉज ये जो R है ना ये दोनों के लिए सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी जब हम लोग इनको डिवाइड करेंगे। तो अब आप देखो वैल्यूज पुट कर दो। K की वैल्यू हमें पता है, हम लोग ये बात करें किसकी, एयर की, वैक्यूम या फ्री स्पेस की बात करें, जिसके लिए K यानी जो कांस्टेंट है ना, रिलेटिविटी कांस्टेंट, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, ये क्या है हमारा फिक्स है।
तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। ये जो होता है ना परमिटिविटी होता है, हम लोग आगे बहुत परमिटिविटी को शो करता है कि मीडियम से कैसे चेंज होता है। हम लोग इसको आगे नेक्स्ट यही टॉपिक आने वाला है तो बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पे हम लोग फ्री स्पेस की वैक्यूम की बात करें तो उसकी वैल्यू फिक्स है Q1। दोनों पे चार्ज क्या है, सेम ही रहना। चार्ज की वैल्यू तो सेम रहती है ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1.9 इंटू 10⁻⁻⁹ -19 ये रहता है। ये दोनों के लिए ही क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें चाहे हम लोग किसकी बात करें, प्रोटॉन की बात करें, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का सेम है। अब लोग मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप लिख देते क्या है 6.67 होता है, लेकिन 6.6 ले लेते हैं इंटू 10⁻11 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय m1। अब यहाँ पे देखो दोनों का मास अलग अलग है, एक है इलेक्ट्रॉन एक है प्रोटॉन, दोनों का मास अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 एंड प्रोटॉन का चार्ज वो क्या होता है, सॉरी मास, ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27 हो गए। सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है, जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके लिखा है कर रखा है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा आपका 10⁻46 या 47 ले लो। दिस इज आर वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप से आप कहाँ पे आपको कुलाम्स लॉ को यूज़ करना है वो आप इस न्यूमेरिकल से देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इसके अंदर बहुत कोई ज़्यादा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का काम था, ये सिर्फ फॉर्मूला समझने के लिए क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, ये वाला पार्ट हम लोग क्लीन कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास एक चार्ज है -Q और एक चार्ज है +Q है, कैपिटल Q ले लो, ठीक है। ये जो -Q चार्ज है ना, ये इस कैपिटल Q के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो कौन सा मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। और इनके बीच की डिस्टेंस ले लो, लेट्स से दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, या फिर इनके बीच की डिस्टेंस बोलो, दोनों सेम ही चीज हो जाएगा, दिस इज स्मॉल r। या तो सर्कुलर पाथ की रेडियस ले लो या फिर इनके बीच की डिस्टेंस ले लो। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो रिवॉल्व हो रहा है ना, तो इसके जो रिवॉल्विंग का जो टाइम पीरियड है ना वो कितना होगा। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात यहाँ पे अगर आप जैसे अभी तक आपने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, तो अगर ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट नहीं लगा पा रहे हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगी यार हमें तो सिर्फ एक फॉर्मूला पता है विच इज़ FE, विच इज़ क्या हो जाएगा Q K और ये Q, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आता है, डायरेक्शन नहीं आती है, ठीक है ना। डायरेक्शन हम लोग जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना तब लिखते हैं, अभी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें इसलिए हम डायरेक्शन लेके नहीं चलना है। अपॉन सॉरी इसके बीच की डिस्टेंस r स्क्वायर, ये हो जाएगा। हमें तो सिर्फ इतना पता है, यहाँ से टाइम पीरियड कैसा आएगा। तो देखो अगर आप थोड़ा सा पीछे की साइड जाओगे, क्लास 11th में जाओगे जहाँ पे हमने सर्कुलर मोशन को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो वहाँ आपको पता है कि जब सर्कुलर मोशन हो रहा है, रिवॉल्विंग हो रही है, तो सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो भी तो हमको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। या फिर हम लोग इसका बोलते हैं कि ये सर्कुलर मोशन हम लोग लेके चल रहे हैं, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो यहाँ पे कौन होगा, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। देखो अब मुझे उन चीज़ों में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए, हम लोगों ने क्लास 11 में बहुत अच्छे से एक अलग से चैप्टर पढ़ा है सर्कुलर मोशन, और वहाँ पे जब हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा था ना, तो हमने पढ़ा था कि अलग अलग केसेस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग अलग होता है, कहीं पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कहीं पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, कहीं पे ये जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स था वहाँ से आप इसको लेंगे। तो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन रहा है ना हमारा, वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब है कि ये जो सर्कुलर मोशन है, इसको यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी ये जो सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए जो फोर्स लग रहा है, उसका रोल कौन प्ले कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रोल प्ले कर रहा है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्लास 11 में अगर वो चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है एक बार चेक करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है कि ये जो FE है ना, सॉरी या फिर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लूँ, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। FC का मतलब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर सेंट्रल फोर्स बोल दो, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाना ही नहीं तो, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको पता होता है कि ये वैल्यू किसके बराबर होती है सर्कुलर मोशन के अंदर, दिस इज इक्वल टू mv²/r। ये कहाँ से आया ये अब मैं नहीं बताने वाली, ठीक है। और FE क्या हो जाएगा, K कैपिटल Q स्मॉल q/r²। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब आप देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, r से r कैंसिल कर सकते हो, और कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप v² की वैल्यू निकाल दो, K कैपिटल Q स्मॉल q/r²।
m, ये वैल्यू आ जाएगी। ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, v स्क्वायर की, और v की वैल्यू निकालनी तो जाएगा अंडर रूट ऑफ k क्यू अपॉन m। अब हम पूछा है टाइम पीरियड, और जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड की बात करें ना तो उसका फॉर्मूला आता है 2πr अपॉन v, और आपको सिंपली यहाँ पे ये जो v है ना इसकी वैल्यू पुट करनी है और आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से आपको ये पता पड़ता है कि सेंट्री, जब हम लोग बात कर रहे हैं ना इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको दो पार्टिकल्स दे लिया, दो चार्जेस दे दिया, उनके ऊपर का क्या चार्ज है वो दे दिया, बीच की डिस्टेंस दे दी, एंड नाउ कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बनता है। ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल लेके समझने के लिए, बन सकता है अगर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा तो वो उस तरीके से ले सकते हैं। और इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपके क्लास 11 के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो इस टाइप को तो आपको क्लास 12th में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि क्लास 11th का सारा भूल के बैठ जाओ। वो सारे कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में आपको ना थ्योरी में इतना नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आपको पुराने कॉन्सेप्ट फिर से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ज़्यादातर वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कैपिटल चार्ज Q है जिसको हमने दो चार्जेस में ब्रेक कर दिया। लेट्स से दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो कि इनके बीच का फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनके बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। या फिर ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसे नहीं लेके हमने r फिक्स दे दिया, चलो इनके बीच की डिस्टेंस r है, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि अगर इनके बीच का फोर्स मैक्सिमम है, मैक्सिमम फोर्स के लिए जो कैपिटल Q और स्मॉल q है ना, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा वो हमें निकालना है। बेसिकली हमको एक कंडीशन गिवन है कि इनके बीच का फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। अब आप आगे देखो कि कैपिटल Q स्मॉल q में, या फिर Q1 Q2 ले लो, Q1 Q2 जो भी है इनमें ले लो, क्या रिलेशन होगा तो आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात, इनके बीच का फोर्स निकालना ही पड़ेगा। फोर्स क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, सिंपल सी चीज़ है। अब आप देखो यहाँ पे हमको बोला है कि इस कैपिटल Q को हमने ब्रेक करा है दो चार्जेस में, इसका मतलब हम लोग इसको इस रिलेशन से लिख सकते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि लेट्स से जो Q1 है ना वो क्या हो जाए, Q हो जाए, तो जो Q2 है ना वो क्या हो जाएगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q हो जाएगा ना, बिकॉज ये दोनों का क्या है, सम है। हम लोग चीज़ें ईजी कर रहे हैं, हो सकता है इजीली, ठीक है। चलो अब तो हम लोग ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। एफ हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज आर, सॉरी अभी तो ऐसे लेते हैं, के स्मॉल q कैपिटल Q माइनस q अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब हमें बोला है कि इनके बीच का इनके बीच का फोर्स क्या मैक्सिमम है, ये हमें क्या दे रखा है, एफ मैक्सिमम। और हमें ये एक कंडीशन, हमने जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले चैप्टर्स पढ़े थे क्लास 11 में, तो हमारे पास एक कंडीशन थी कि जब भी हम लोग कोई मैक्सिमम मिनिमम वाला केस पढ़ते हैं ना, तो हम लोग ये कर सकते हैं डी एफ मैक्सिमम अपॉन किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे, क्यू के रिस्पेक्ट में, डी क्यू इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन हमारे पास होती है। हमने डिफरेंशिएशन के अंदर जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा था तब हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो आपको सिंपली क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है इस टर्म का। तो क्या हो जाएगा, डेल एफ मैक्सिमम अपॉन डेल क्यू, ठीक है। तो अब देखो डिफरेंशिएशन करने पर क्या किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, के अपॉन आर स्क्वायर अपॉन कांस्टेंट निकाल दिया, पीछे इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये टर्म बचेगी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म बचेगी। अब आप इसके लिए हो जाएगा कैपिटल Q माइनस 2Q। डिफरेंशिएशन कैसे करता है वो तो अभी तक आपको आ ही जाना चाहिए, फिजिक्स में तो इतना नहीं, लेकिन मैथ्स में तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन की टर्म आ गई, इसको किससे इक्वेट करना है, 0 से इक्वेट करना। ये तो कॉमन है, ये 0 में चली जाएगी, पीछे क्या बचेगा, Q माइनस 2Q इक्वल्स टू 0 या फिर Q इक्वल्स टू 2Q। और यहाँ पे हमारे पास जो Q की रिलेशन आ रही है क्या आ रही है, Q अपॉन Q। तो बेसिकली जब दो चार्जेस के बीच का फोर्स हम लोग मैक्सिमम कराना चाहते हैं ना, वो कब पॉसिबल है, जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हो, मतलब Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू कैपिटल Q बाई 2। ये रिलेशन हमारे पास आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन हम लोग मिक्स कर लेते हैं हमारे दो कॉन्सेप्ट यूज करके। एक कॉन्सेप्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, और दूसरा कॉन्सेप्ट है हमने जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़े थे ना वो उसका। तो दोनों मिक्स करके एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो चार्ज है, दिस इज Q1 दिस इज Q2। इसका चार्ज है 10 गुलाम, ठीक है, और इसके ऊपर है 20 गुलाम लेट्स से, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव
टू चार्जेस Q1 एंड Q2 जिनके ऊपर के जो चार्ज है उनकी वैल्यू भी दे रखी है, एक के ऊपर 10 कूलाम है, एक के ऊपर 20 कूलाम है। अब हम लोग इन दोनों के बीच का जो फोर्स है ना दैट इज F, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब आपने क्या किया, इन दोनों चार्जेस को कॉन्टेक्ट में लाया, ठीक है, Q1 Q2 कॉन्टेक्ट में लाने के बाद अब इनको वापस क्या कर दिया, अलग कर दिया, Q1 Q2। अब इनके बीच का जो फोर्स है ना दैट इज F डैश। तो आपको F एंड F डैश के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, या फिर हाउ F डैश इज रिलेटेड टू F, किसी भी टाइप से आप बोल सकते हो, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, F की बात करिए तो कूलम्ब्स लॉ लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करनी पड़ेगी, और दो चार्जेस को क्या लाया, कॉन्टेक्ट में लाया, मतलब मेथड बाय कंडक्शन जो हमारा सेकंड मेथड था ना वो लगेगा। जब कॉन्टेक्ट में होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है तो मेथड ऑफ इंडक्शन लगता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है तो तीसरा वाला मेथड हमारा लगता है इंडक्शन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो दोनों, सबसे पहले हम लोग की नॉर्मल फोर्स लगा देते हैं जो हम क्वेश्चन में गिवन है, विच इज Q1 Q2 अपॉन R², ये हो जाएगा। बीच के डिस्टेंस आप कुछ भी ले लो, इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स रहने वाली है, तो हमने ले लिया बीच की डिस्टेंस आप R ले लो, ठीक है, अपॉन R²। वैल्यू पुट करो, K अपॉन R² तो कॉमन है Q1 Q2, यानी 10 इंटू 20 लिख दो, सिंपल सा, ये हो जाएगा। अब हमको F डैश निकालना है, तो सबसे पहले F डैश में देखो K अपॉन R², ये टर्म तो कॉमन है, इनमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला, लेकिन चार्जेस की वैल्यू चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, बिकॉज हमने इनको कांटेक्ट में लाया, और जब हम लोग कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। कैसे होगी, हमने बोल दिया कि दोनों के दोनों जो चार्ज स्फेयर्स है ना दैट आर ऑफ इक्वल साइज एंड रेडियस, के मतलब ये दोनों चार्जेस है, स्फेरिकल चार्जेस है, इनको आप स्फेरिकल चार्जेस ले लो। इनकी जो शेप है, इनकी जो साइज है, वो रेडियस है, वो सेम है। जब शेप साइज रेडियस सेम होती है तो जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है टोटल चार्ज यहाँ पे क्या है, 30 कूलाम, तो अब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 30/2, यानी 15 कूलाम इसका हो जाएगा और 15 कूलाम इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 15। अब हमको वैल्यू निकालनी है तो देखो सिंपल सा कर दो, F अपॉन F डैश कितना हो जाएगा, K अपॉन R² कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 20 अपॉन 15 इंटू 15 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करो 200 अपॉन, या फिर ऐसा करो ना, ये हो जाएगा 8/9, ये वैल्यू हमारे पास आएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि F इक्वल्स टू 8/9 F डैश। इसका मतलब जो F डैश है ना, सॉरी जो F है ना वो F डैश से छोटा हो जाए, तो इस टाइप से भी आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। अब इसके बाद में हम लोग थोड़े से फील्ड डायरेक्शन, अभी तक हम लोग ना सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे कि मैग्नीट्यूड कैसे वेरी करता है। अब हम लोग जा रहे हैं, जब हमने जो पढ़ा है ना वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, जहाँ पे हम लोग डायरेक्शन की भी बात लेके चलते हैं, तो अब हम लोग डायरेक्शन की तरफ भी आते हैं और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग देखो, हमने टू चार्जेस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, Q1 या Q1 Q2 पे लगाता है तो इस साइड होगा, ये ऐसे होगा, ये डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग ने जब इसका थ्योरेटिकल वाला पार्ट पढ़ा था ना तब भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो अभी हम लोग 3 चार्जेस वाले न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले उसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते, फिर हम लोग 4 चार्जेस इन स्क्वायर के फॉर्म में भी चार्जेस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला केस हमारे पास आता है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पे चार्ज है Q1 Q2 एंड Q3, या फिर इक्वली ले लो, ज़्यादा इजी रहेगा कैलकुलेट करना, ठीक है। Q चार्जेस है और तीनों के तीनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, साइड सबकी सेम है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो इसका मतलब सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि किसी एक चार्ज पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स F नेट ऑन एनी चार्ज कैलकुलेट करना है। कोई भी एक ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इस पे लगने वाला टोटल या रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करो। तो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों की वजह से लगेगा ना। अभी तक हम सिर्फ 2 चार्जेस के केस ले रहे थे, तो इस पे अगर मैं बात करती तो सिर्फ इसकी वजह से फोर्स लगता था और कोई लगाने वाला फोर्स नहीं है, तो एक ही डायरेक्शन आती थी, तो वहाँ पे एंगल का कोई रोल ही नहीं था, सिर्फ हम लोग एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन पे बात करते थे। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इस पे हम लोग निकाल रहे टोटल फोर्स, तो इस पे ये भी फोर्स लगाएगा और ये वाला भी फोर्स लगाएगा।
होगा तो यहाँ पे हमको जो रिजल्टेंट फोर्स है ना वो अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पे एंगल का भी रोल आता है, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी वजह से फोर्स। तो आप देखो सबसे पहले तो फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम होगा बिकॉज चार्ज की वैल्यू सेम है और बीच का जो साइड है ना उसकी वैल्यू भी सेम है। तो हम लोग F1 F2 नहीं लेके F लेके चलते हैं बिकॉज वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो आप सबसे पहले देखो इस पे ये कितना फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा। सबसे पहले तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इसका मतलब ये वाला चार्ज जब इसके फोर्स लगेगा तो उसको बोलेगा तू मेरे से दूर जा, बिकॉज दोनों सेम नेचर के लोग साथ में नहीं रह सकते, साथ में नहीं रह सकता तो ये इसको अपने से दूर भगाएगा। मतलब डायरेक्शन होगी ऐसे कि तू मेरे से दूर जा। अगर मैं ऐसे करती तो इसका मतलब वो अपने पास में बुला रहा है, लेकिन नहीं, दोनों सेम चार्जेस है, इनका नेचर सेम है, ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। यहाँ पे रिपल्सन होगा तो इसका मतलब ये इस डायरेक्शन इस टाइप से होगी। सबसे पहले यहाँ पे ये डायरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपको डायरेक्शन का रोल समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फिर से बता रही हूँ, जब दोनों चार्जेस सेम हो तो आपको सबसे पहली चीज़ दो चीज़ें देखनी, एक तो कि आप किस पे फोर्स निकाल रहे हो। हम लोग इस चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हैं, किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो ये इसको क्या करेगा, ये लगा रहा है ना फोर्स, तो ये तो अपनी जगह पे फिक्स है, ये भी फिक्स है, लेकिन ये बोल रहा है कि मैं तेरे पे फोर्स लगा रहा हूँ। दोनों का पहली चीज़ तो ये देखना जरूरी है कौन फोर्स लगा रहा है। दूसरी चीज़ दोनों का नेचर देखो, दोनों क्या है, पॉजिटिव नेचर के, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो ये क्या बोलेगा, तो मेरे से दूर ही रह भाई, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन ऐसे, मतलब ये फोर्स लगेगा ऐसे। तो ये हमने ले लिया इसको F1 या ले लो या F ले लो, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड है इसलिए F ले रही हूँ। अगर यहाँ पे 2Q होता, कहीं पे 3Q होता है तो मैं F1 F2 सब अलग अलग लेके चलती, लेकिन हम लोग अभी सेम ही लेके चल रहे हैं इसलिए मैंने इसको बोल दिया F। अब बात आ गई इसकी, अगेन सेम चीज़, दोनों सेम नेचर के हैं और ये फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, इसके ऊपर। ये बोलेगा भाई तू भी मेरे से दूर जा, तो इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे। हम लोग इसको आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे। ये हो गया हमारा F2 = F। तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं F1 F2, इनके बीच का एंगल क्या होगा, ये 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था रिजल्टेंट फोर्स का कि जब दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है, अलग अलग हो तो भी आपके पास फॉर्मूला पता है क्या होता है, F1²। ये फॉर्मूला था हमारे पास जब फोर्सेस अलग अलग होते, लेकिन हम लोग सेम लेके चल रहे तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला था 2F cos θ/2। हमने पढ़ा है ये फॉर्मूला पिछले वाले लेक्चर में, चेक करना। तो आप सिंपली 2F cos θ/2, cos 60/2, cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, यानी कितनी वैल्यू आ रही है, √3F। ये हमारा आ रहा है रिजल्टेंट फोर्स। अब आपको सिंपली निकालनी F की वैल्यू, जो क्या होगी, किन्हीं दो के बीच में F देख लो क्या हो जाएगा, KQ² / R²। बीच की डिस्टेंस क्या A है तो A²। तो बेसिकली मेरे पास वैल्यू हो जाएगी √3KQ² / A²। ये हो जाएगा हमारा F नेट, ठीक है। अब हम लोग इसी का एक दूसरा केस लेके चलते हैं जहाँ पे हम लोग सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव नहीं लेके एक चार्ज को ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज। अब हमने क्या कर लिया, अब हमने केस ले लिया, अगेन ट्राइंगल है। अब हमने ले लिया कोई चार्ज -Q, इधर ले लिया +Q, इधर ले लिया +Q। अब आपको सेम साइड की वैल्यू क्या है, सेम है, तो हमारे जो फोर्स है ना F1 F2 ये दोनों की वैल्यू सेम रहने वाली, बिकॉज साइड की वैल्यू सेम है और चार्जेस भी इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल है, वैल्यू अलग अलग है, माइनस है ये पॉजिटिव। अब आपको इस पे निकालने वाला, हम लोग इसको ले लेते हैं पॉइंट ए। तो पूछा है कि F नेट ऑन पॉइंट ए, कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट ए पर रिजल्टेंट फोर्स किसकी वजह से लगेगा, इन दोनों की वजह से वो कितना है। सबसे पहले बात करते हैं इन दो पॉइंट की, इन दो पॉइंट की बात करें। फोर्स कौन लगा रहा है, ये किस पे लग रहा है, इस पे, तो ये लगा रहा है और इन दोनों का नेचर क्या है, ऑपोजिट नेचर है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बोलेगा कि तू मेरी तरफ आए, पहले ये दूर भेज रहा था, अब क्या बोलेगा, मेरी तरफ आए। तो डायरेक्शन ऐसी नहीं हो जाएगी ऐसी। तो दिस इज आर F1 ले लो, F ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। दूसरा केस हो जाता है यहाँ पे भी अगेन सेम बात है, सेम ऑपोजिट नेचर है, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा तो ये अपनी तरफ बुलाएगा। ये हो जाएगा F2 = F। अब इन दोनों के बीच का एंगल देखो कितना होगा, 60। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, अगर आप ऐसे भी ले लोगे ना, ऐसे मत बोलना कि उसमें बाहर लिया तो इसमें, तो भी बात सेम ही रहने वाली, बिकॉज यहाँ पे भी देखो ऐसे करो, बीच का एंगल क्या रहने वाला है, 60 डिग्री ही रहने वाला है। तो अब देखो सेम केस आ गया, दोनों फोर्सेस की वैल्यू F है और बीच का एंगल 60 डिग्री, तो हमारी वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी, F नेट = √3F विच इज √3KQ² /
ए स्क्वायर। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो सेम ही रहने वाली। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, बीच का एंगल सेम है तो वैल्यू भी सेम है, तो आप इस टाइप से ही कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग और दूसरे केसेस ले लेते हैं। अब एक केस आता है कि हमारे पास अगेन ट्राइंगल है, चार्जेस ले लो, सेम चार्जेस ले लो, चलो प्लस प्लस प्लस, और बीच में कोई टेस्ट चार्ज हमने कर रख रखा है दैट इज क्यू नॉट। तो अब हमें साइड सेम ले लो, अब हमें निकालना है एफ नेट यानी रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू नॉट कितना लगने वाला है। तो यहाँ पे क्या चीज़ डिफरेंट हो गई, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो हमारे वर्टिसेस पे था ना, ट्रायंगल के वर्टिसेस पे था, वहीं पे किसी पे हम लोग फोर्स निकाल रहे थे, तो एक पे सिर्फ दो की वजह से फोर्स लगता था। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, एकदम सेंटर में, यहाँ पे ये सेंटर पे, ठीक है, एकदम सेंटर पे हमने क्या रख दिया, कोई टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट। अब इस पॉइंट पे हमें जो फोर्स मिलेगा ना, वो तीनों की वजह से मिलेगा, तीनों चार्जेस की वजह से मिलेगा। पहले दो की वजह से मिल रहा था क्योंकि किसी एक पर, इन्हीं में से किसी एक पे हम लोग फोर्स निकाल रहे थे, पर हमने अब अलग से एक टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट, तो इसकी वजह से, इन तीनों की वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा इस पॉइंट पे, इस क्यू नॉट पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी। तो अब यहाँ पे देखो, और जो टेस्ट चार्ज होते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो हमने क्यू नॉट ले लिया, मतलब यहाँ पे इस वाले केस में हमने इसका क्या ले लिया, क्यू नॉट ले लिया। अब आप देखो, सबसे पहले इसकी वजह से निकालो चार्ज। तो आप देखो, ये लगाएगा इस पे, दोनों का नेचर सेम, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा मतलब ये बोलेगा कि तू मेरे से दूर ही रहे, तू मेरे से दूर रहे, तो मतलब डायरेक्शन ऐसी होगी। अब इन दोनों की बात करते हैं, ये पॉइंट आप यहाँ शिफ्ट कर दो, थोड़ा ऐसे कर दो, ठीक है। अब इन दोनों की बात करते हैं, ये लगाएगा इस पे फोर्स, दोनों का नेचर सेम, रिपल्सन होगा, तो ये बोलेगा तू मेरे से दूर जा पाए, तो ये दूर चला गया। यहाँ पे भी सेम केस रहने वाला है, ऐसे हो गया। अब आप देखो, ले लो F1 या F ही लो आप, तो F F F, ये वाला केस हो गया। हम लोग इसको अलग से ड्रॉ करते हैं, ये वाला केस हो गया हमारे पास, ठीक है, F F F। अब आप देखो, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा ना। ये पूरा मिला के क्या होता है, एक सर्कल होता है 360 डिग्री का, और तीनों साइड सेम है, सेंटर पे लिया हमने, तो एक एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इनका रिजल्टेंट निकालो, इसका और इसका, यानी ये F ये F, बीच का एंगल कितना, 120 डिग्री। अब इनका रिजल्टेंट निकालो, दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको ले लेते हैं F नेट डैश, ये मतलब फाइनल रिजल्टेंट नहीं है, सिर्फ इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, 2F cos 120/2 यानी cos 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 60 की वैल्यू थी 1/2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 1/2 इंटू F इंटू 2, यानी इसकी वैल्यू आएगी F के बराबर। आप देख लो इसमें कैलकुलेट क्या करना है, 2F इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, पीछे बचा F, तो यहाँ पे F नेट जो आएगा F, मतलब हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, अब ये हो गया F, और ये जो रिजल्टेंट है ना, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऐसे, तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा, और ये भी आ गया F। देखो, अब आप देखो, एक ऊपर की डायरेक्शन में F, एक बीच की डायरेक्शन में F। अब हमको फाइनल रिजल्टेंट निकालना है, तो देखो अगेन देखो, F F वैल्यू सेम, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। पुट कर लो, 2F cos θ/2 यानी 180/2 यानी cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, तो F रिजल्टेंट इज 0। तो बेसिकली जब हमारे पास इक्वल चार्जेस हो तीनों वर्टिसेस पे, और सेंटर पे कोई टेस्ट चार्ज पड़ा रहा है, तो उस पे तीनों की वजह से लगने वाला जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, दैट विल बी 0। अब यहाँ पे आप कोई सा भी, चलो हम लोग अभी इतना नहीं पढ़ रहे, लेकिन आपको याद रखना है कि ट्राइंगल के सेंटर पे जब सब जगह इक्वल चार्जेस होना, तो सेंटर पे क्या लगता है, रिजल्टेंट फोर्स 0 लगेगा। आप इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हो। इसी में हम लोग एक दूसरा केस लेते हैं, इसी में हमने एक दूसरा केस ले लिया, और हमने क्या बोल दिया, अगेन ट्राइंगल ले लो अपना, ठीक है, बीच में टेस्ट चार्ज रख दो क्यू नॉट। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। अब हमें निकालना है एफ नेट ऑन क्यू नॉट। क्या आप सेम रहेगा, आप सेम नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पहले हमारे पास क्या थी, तीनों की तीनों साइड सेम ले लो, चलो ठीक है, तीनों के तीनों क्या थे, पॉजिटिव चार्ज थे। अब हमने यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज पुट कर लिया, तो अब कैसे वैल्यू फर्क होगी। सबसे पहले देखो, इसके लिए बताते हैं, इनके लिए हमने डायरेक्शन पढ़ी हुई है ऑलरेडी, कैसे होगी, ऐसे होगी। अभी हमने पढ़ा था, दोनों का नेचर सेम है, रिपल्सन होगा तो ये बोलेगा तू मुझसे दूर जा, ये भी जाएगा तू मुझसे दूर जा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास, दिस इज एफ, दिस इज एफ, और इसका हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे तो ऐसे ही आएगा एफ। अभी हमने कैलकुलेट किया ना, इतना तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो,
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज बाय डिफॉल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा और ये बोलेगा तू मेरे पास आ, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, होगी ऐसे। देखो रिपल्सन, ये जो है ना ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो उसकी तरफ जाएगा, जा रहा है, ऐसे डायरेक्शन ले ली। अब देखो अब हमारा केस क्या आएगा, दिस इज ऑल्सो एफ, ये भी एफ और एक हमारा ये जो रिजल्टेंट आ रहा है एफ, दोनों के दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। अगर दोनों सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना तो बीच का एंगल क्या होता है 180 डिग्री, और अगर दोनों कभी सेम डायरेक्शन में होता है ना तो बीच का एंगल क्या होता है 0 डिग्री होता है। तो अब आप देखो हमारा एफ नेट कितना हो जाएगा 2f cos थीटा बाई 2। अब 0/2 तो करोगे तो भी 0 आएगा, तो कितना आएगा cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आ जाएगा 2f यानी 2 और f आप निकाल दो k q स्क्वायर, और बीच की डिस्टेंस ये हमने मान ली x, आपको पता होगा ट्राइंगल के अंदर कितनी होती है x स्क्वायर, ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से या डिस्टेंस ये निकलेगी ना, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस ये हमने इसको ले लिया x r, कुछ भी ले लो, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये तो हो गया अगर हम लोग 3 चार्जेस को लेके या फिर ट्राइंगल का लेके करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे पास 2 केस आते हैं, या तो एक पे किन्हीं 2 की वजह से, या फिर दूसरा केस होता है जब हम लोग सेंटर पे कोई टेस्ट चार्ज रख देते हैं ना, तब उस पे तीनों चार्जेस की वजह से, तीनों वर्टिसेस पे जो चार्जेस है उनकी वजह से कितना फोर्स लगता है। हम लोग पॉजिटिव लेके भी कर दिया और नेगेटिव लेके भी कर दिया। ओके ये हमारे सारे केसेस हो गए। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट केस पे आते हैं। अब हम लोग लेते हैं स्क्वायर वाला केस, कि वहाँ पे सिचुएशन कैसे चेंज होती है। ये तो हमने ट्राइंगल वाले ले लिए, 3 साइड्स वाले, अब 4 साइड्स वाले लेते हैं। लेट्स से वी हैव a square of side A, सबका साइड क्या लिया इक्वल। हम लोग अभी जनरल जो है ना चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इक्वल लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और मोस्टली आपके केसेस भी ऐसे इक्वल आएंगे, अलग अलग वाले केसेस नहीं आएंगे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं। एडवांस में बन सकते हैं बट मेंस और नीट तक तो सेम साइड वाले क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। चार्जेस ले लो, सेम ले लो एक बार को, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इसको थोड़ा सा साइड में ले लो, ठीक है। ये हमारे पास केस है। अब हम ले लेते पॉइंट ले लेते एक बार, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। तो हमारा क्वेश्चन बोलता है फाइंड एफ नेट ऑन ए, मतलब हमें इस ए पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स लगाना है। सबसे पहले तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इस पे रिजल्टेंट फोर्स कौन कौन लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। पहले अगेन मैं बार बार ये चीज़ नहीं बताऊंगी, फोर्स की वैल्यू सेम होगी बिकॉज हमने बीच की डिस्टेंस सेम ली, और चार्जेस का वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है ना वो भी क्या लिया, सेम लिया। तो फोर्स में F1 F2 F3 नहीं लेके सिर्फ F लेके चलूंगी। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच की बात करते हैं। दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्जेस, तो होगा तो रिपल्सन। कौन फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है, इसके ऊपर, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है। और रिपल्सन मतलब इनके बीच में दोनों सेम नेचर, रिपल्सन होगा तो ये बोलेगा तू मुझसे क्या जा, दूर जा। रिपल्सन आते क्या, अगर दूर जाएगा मतलब डायरेक्शन होगी ऐसे, या फिर आप ले लो ऐसे, दिस इज आर F1 ले लो, F1 इक्वल्स टू F हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी, अगेन दोनों का नेचर सेम, रिपल्सन होगा, ये बोलेगा तू मुझसे दूर जा, तो इसको अपने से दूर भेजेगा, ये दूर भेजेगा, डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा F2 इक्वल्स टू F। अब लगाएगा ये फोर्स, तो यहाँ पे आप देखो इसके और इसका अगेन नेचर तो क्या है, दोनों का सेम है, सेम नेचर है, दोनों का सेम नेचर है, सेम नेचर है, इसका मतलब रिपल्सन होगा, तो मतलब ये बोलेगा तू मुझसे दूर जा, तो इसकी डायरेक्शन भी ऐसे होगी। लेकिन इसको अब अगर मैं F नहीं लिख सकती हूँ, या आप किस लिए F नहीं लिख सकती हूँ, ये वाली साइड A है, ये वाली साइड A है, लेकिन ये जो बीच की साइड है ना इसकी वैल्यू अलग है। ये कितनी होती है, ये होती है √A² प्लस A² यानी √2A होती है इसकी वैल्यू, तो इसको मैं ले लेती हूँ F' हो जाएगा। अभी तक हमने ये चीज़ कैलकुलेट करी। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू तो सेम है ना, तो आप इनका रिजल्टेंट तो इजीली निकाल सकते हो अलग से। तो हम लोग निकाल देते हैं, ये रिजल्टेंट अलग से ले लेते हैं F नेट डैश। अब दोनों की वैल्यू सेम है, बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री है, तो जाएगा 2F cos θ/2, θ/2 यानी 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2F × 1/√2 यानी √2F। ये हमारे पास वैल्यू आ गई सबसे पहला, हो जाएगा।
दूसरा क्या है हमारे पास, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन के अंदर है। और यहाँ पे क्या है, ये एफ डैश, इस एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी, एफ डैश की वैल्यू देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे बीच की डिस्टेंस क्या है, √2a, तो यानी √2a स्क्वायर। सिंपली आप इसकी इक्वेशन लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और इसकी भी आप वैल्यू कर दो √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आएगा। इन दोनों f के लिए बीच की जो साइड है ना वो a है, इसके लिए सिर्फ साइड चेंज हुई तो इसकी वैल्यू जाएगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दोनों एफ नेट डैश और एफ डैश की वैल्यू होगी। अब हमें फाइनल रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि इन दोनों के बीच की, ये हमारे पास आया एफ नेट डैश, सेम डायरेक्शन में, तो बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, सेम डायरेक्शन में, तो बीच का एंगल 0, बीच का एंगल 0 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं वैल्यूज अलग अलग है ना, तो आप ऐसे करो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस 0 डिग्री, बीच का एंगल 0 है तो यही रहने वाला है, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। आप इसको लिखो एफ नेट इक्वल्स टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2, ये होता है कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो हमारा जो f नेट है ना वो क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या है, f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर बन रहा है, अंडर रूट लगाऊंगी, ये क्या आएगा, f1 प्लस f2, मतलब हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है ना वो इनका सम होना चाहिए। इसका मतलब f डैश का प्लस f नेट डैश का, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए। तो आप सिंपल निकालो, हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट फोर्स है या फिर एफ नेट है वो इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। सम करने सॉरी कॉमन क्या आ रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ गया, और ये आ जाएगा √2 + 1/2, ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। तो इस टाइप से आप जब हम लोग स्क्वायर वाला टर्म लेंगे ना तब हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये आपको लेंदी लग रहा होगा क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं। अगर आपको ये डायरेक्शन शो करना अच्छे से आ गया ना, फिर तो सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्मूले का यूज़ करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं वो 2f वाला कन्फ्यूजन हो रहा है, आप बार बार ये लेके यूज़ करो, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे ही आपको दिखे कि साइड सेम है तो आप साइड सेम है, अब उसकी चार्ज की वैल्यू सेम है, तो वहाँ पे फोर्स सेम ही रहने वाला, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ पे हमने देखी कि ये जो साइड है ना ये ए नहीं है, ये क्या है, √2a है, तो यहाँ पे हम लोग एफ नहीं लिख सकते, हमको एफ डैश लिखना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू हमने अलग से कैलकुलेट करी इधर। ओके, तो इस टाइप से आपको करना है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग एक नेगेटिव चार्ज लेके कैलकुलेट करते हैं कि कितना आता है। अगेन जो हमारा शेप है वो स्क्वायर ही रखते हैं। वीडियो चल रहा है ना, ठीक है। अब हम लोग ले लो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और एक हम लोग ले लेते हैं माइनस क्यू, इसको बोले लेते हैं ए बी सी और ये डी। सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब हमें एफ नेट निकालना है ए पे, और जहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। इसको इधर लिख दो माइनस क्यू। तो अब देखो सबसे पहले जो पॉजिटिव वाला ले लेते इस पे निकालना। सबसे पहले इसकी वजह से होगा, क्या होगा, देखो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बीच की सबकी साइड्स ले लो, और ये जो साइड है ना दैट इज √2a, ये अलग है। अब आप देखो सबसे पहले हम लोग इन दोनों के बीच की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो क्या सीन हो रहा है, ये इन दोनों का नेचर ऑपोजिट है, तो इसका मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। कौन फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है, किसके ऊपर लगाना है, इसके ऊपर लगाना है। तो ये क्या बोलेगा, तू मेरे पास में आ, तो इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे, आप ऐसे ले लो, दिस इज F1 = F, हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, इसकी वजह से बात करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से बात करनी है आप, या फिर ऊपर नहीं लेना है तो हम लोग इधर ले लेते हैं, ज़्यादा स्टडी करना ज़्यादा इजी रहेगा, ये वाला F1 = F। अब हम लोग इसकी वजह से बात करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, दोनों का जो नेचर है वो क्या है, ऑपोजिट नेचर है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो मतलब ये बोलेगा कि तू मेरे पास में आ, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे।
ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगेन आपको जो रिजल्टेंट फोर्स है ना वो सेम मिलेगा। किसने मिलेगा, आप देखो एक ऐसे जा रहा है, एक आप ऐसे ऊपर वाला ले लो, चलो एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप चाहे बड़ा वाला लो चाहे छोटा वाला लो, एंगल तो क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। तो मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना वो इसी डायरेक्शन में आएगा, जिसको हम लोग बोल दिया एफ डैश, या फिर पिछली बार हमने एफ नेट डैश बोला था, ये बोला था। और इसकी वैल्यू सेम ही आने वाली जो पिछले वाले केस में आए थे। क्यों सेम आएगा, बिकॉज वहाँ पे देखो सेम जो चार्जेस है उसकी वैल्यू सेम है, बीच का एंगल भी सेम आ रहा है। तो हम अगर सेम केस लगाना है 2f cos थीटा बाई 2 यानी 90/2 45 डिग्री, तो यह आ जाएगा 2f 1/√2 यानी √2f आएगा। और √2f आएगा तो ये क्या हो जाएगा, KQ² सेम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एफ नेट डैश की, जो कितनी आएगी √2KQ²/A²। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये एक दूसरे के सॉरी जो पहले वाला केस में था वो सेम आने वाला है। अब हमें निकालना ये वाला फोर्स कि इस पे ये कितना फोर्स लगा है। तो आप देखो दोनों का नेचर क्या ऑपोजिट है, अट्रैक्ट करेगा तो मतलब ये बोलेगा मेरी तरफ आ, तो ये इस टाइप होगा, ये क्या हो जाएगा एफ डैश, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अगेन KQ²/√2A² यानी KQ²/2A², ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, बीच का एंगल 0 डिग्री, सेम कैलकुलेशन आएगी, और जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है ना वो मेरे पास सेम आएगा KQ²/A², और ये जाएगा √2 + 1/2 जो अभी हमारे पिछले वाले केस में आया था सेम आएगा। बस ये जो डायरेक्शन है ना थोड़ी अलग आपको दिखेगी। ओके, आई थिंक यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप से आप नेगेटिव चार्ज लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम लोग सेंटर पे निकालते हैं। सेम केसेस लेके चल रहे जो हमने ट्रायंगल में लिया था। हमने ले लिया एक स्क्वायर, चारों तरफ पॉजिटिव चार्जेस पुट कर लिए। अब आप देखो हमने सेंटर पे लिख दिया एक टेस्ट चार्ज Q0, और हमें निकालना है एफ नेट ऑन Q0। Q0 बाय डिफॉल्ट इज पॉजिटिव, तो मतलब अब हमें इन चारों चार्जेस की वजह से इसके ऊपर क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो देखो दिस इज साइड ए, दिस इज साइड ए, दिस इज साइड ए, दिस इज साइड ए, इन दोनों के बीच की बात करते हैं। इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं, दोनों का नेचर क्या है, सेम नेचर है, तो मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो इसका मतलब ये बोलेगा तू मुझसे दूर जा, डायरेक्शन होगी ऐसी होगी। इन दोनों के बीच की बात करते हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, रिपल्सिव नेचर बोलेगा मेरे से दूर जा, इसकी डायरेक्शन होगी ऐसी। अब इधर देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये बोलेगा तू मुझसे दूर जा, इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे, और सेम टाइप से इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे। क्या इन चारों फोर्सेस की वैल्यू सेम होगी? हाँ, इन चारों फोर्सेस की वैल्यू सेम होगी, बिकॉज ये जो वैल्यू है ना ये सेम है। ये कितनी होगी देखो, दिस इज A/2, दिस इज A/2, तो ये जो वैल्यू निकलेगी ना वो आप कैलकुलेट कर लो कितना आएगा यार, सॉरी A/2 तो A²/4 + A²/4 यानी √A²/2, तो ये हो जाएगा A/√2, ये वैल्यू आपके पास आएगी। तो चारों के लिए ये जो डिस्टेंस है ना, इनके दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस A/√2 वो सेम है, तो चारों के चारों फोर्सेस सेम हो गए। अब आप देखो यहाँ पे रिजल्टेंट 0 कैसे होगा, आप इसको दो टाइप से ले सकते हैं। हम लोग इसको अलग से बना देते हैं। हमारे पास कुछ ऐसा केस आया है, इनके बीच का एंगल कितना होगा, पूरा 360 होना चाहिए, 360/4 कर दो, 90 डिग्री। 90 डिग्री आएगा, मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री है। अब आप देखो दिस इज ऑल्सो एफ, सबकी वैल्यू सेम है। अब या तो आप ले लो इन दोनों का रिजल्टेंट, सबसे पहले कितना आएगा एफ डैश, बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का ले लो, इन दोनों के बीच का एफ डैश, अगेन बीच का एंगल सेम है 90 डिग्री, तो वैल्यू सेम आएगा। ये एक दूसरे के क्या है ऑपोजिट, यानी बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री। 180 डिग्री होती है वैल्यू क्या हो जाएगी रिजल्टेंट की 0। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर ऐसा देखो ये एफ इस एफ को कैंसिल करा बिकॉज एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये एफ इस एफ को कैंसिल करा बिकॉज एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो टोटल नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 होगा। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि जब भी आप स्क्वायर ले लो, जब भी कोई सिमेट्रिक मतलब शेप हो ना, सिमेट्रिक शेप, चाहे वो ट्रायंगल हो ये स्क्वायर हो, और उनके जब हम लोग सेंटर में बात करेंगे ना चार्ज की, और जब चारों के चारों जो चार्जेस है वो सेम नेचर के हो, और सेंटर पे कोई टेस्ट चार्ज लगा रहेगा उस पर हम लोग निकाल रहे हैं, तो जो सेंटर पे जो रिजल्टेंट फोर्स है ना वो 0 ही आएगा।
ओके, तो इस टाइप से आप ये कर सकते हो। अभी हम लोग इसी में एक नेगेटिव चार्ज वाला केस ले लेते हैं। ये ले लिया हमने Q नॉट, ये एक ले लो माइनस Q। ठीक है, ये हमारा है और क्वेश्चन सेम है, फाइंड एफ नेट ऑन Q नॉट, कितना आएगा। तो देखो ओके, सबसे पहले इसकी वजह से निकालो, तो डायरेक्शन क्या होगी, दूर भगाएगा, ये भी दूर भगाएगा, ये भी दूर भगाएगा, ऐसी होगी डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे देखो, इसका नेगेटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज है, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये फोर्स लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, इस पे बोलेगा, तो ये इसको बोल रहा है कि तू मेरे पास आ, डायरेक्शन होगी ऐसी होगी। सब के सब फोर्सेस की वैल्यू सेम आने वाली है, बिकॉज बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है, और ये वाली जो टोटल चारों की साइड है ना, वो भी क्या है, सेम है। अब आप देखो, मैंने अभी आपको बताया था, इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है और सेम वैल्यू में, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट होंगे। पीछे बचे ये दोनों। अब इन दोनों का देखो, दोनों की वैल्यू सेम है और बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। जब सेम डायरेक्शन में हो तो 0, तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या बोलता है, 2F cos 0, यानी वैल्यू 1, यानी वैल्यू होगी 2F। 2F यानी 2 और K Q स्क्वायर, Q स्क्वायर नहीं Q नॉट, ये हो जाएगा। और बीच में क्या डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हमने अभी लिया था a/√2, तो इसको ले लो a/√2 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2K Q नॉट a स्क्वायर इंटू 2, या फिर आप इसको 4 कर दो। ठीक है, 4 कर दो इसको, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्या कहीं किसी को प्रॉब्लम है इसमें, सिर्फ और सिर्फ ये तीनों केसेस सेम है, सिर्फ ये केस चेंज हुआ, तो इन दोनों ने तो आपस में कैंसिल आउट कर दिया, इन दोनों की वैल्यू सेम है और एक ही डायरेक्शन में, तो एड ऑन होंगे, एड ऑन होंगे क्या हो जाएंगे, 2F बन जाएंगे। F की वैल्यू हमें निकालनी है, K Q नॉट और Q के बीच में Q नॉट, बीच की डिस्टेंस a/√2, इसका स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ओके ठीक है, अब इसके आगे जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है, यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, डायरेक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। जब चैप्टर एंड हो जाएगा ना, तब हम लोग ये क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम लोग एडवांस के क्वेश्चन करेंगे, ताकि इन्हीं चीज़ों को जब हम लोग और आगे लेके जाते हैं तो क्या डिफिकल्टी लेवल होता है वो हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारे जो बेसिक जो क्वेश्चंस बनते हैं ना कूलम्ब्स लॉ में, जो फोर्स की डायरेक्शन पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, वो बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अलग अलग केसेस लेके पॉजिटिव भी ले लिया, नेगेटिव भी ले लिया, सेंटर वाला केस भी ले लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फोर्स 0 हो जाता है, फोर्स कुछ लगता ही नहीं, बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है, या कहाँ पे आता है न्यूट्रल पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी, 1-2 न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल पर्पस वाला टॉपिक है, थियोरेटिकल इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। या तो हम लोग इसको बोल देते हैं चार्ज इन इक्विलिब्रियम, चार्ज इन इक्विलिब्रियम, या फिर न्यूट्रल पॉइंट। क्या होता है, हमारे पास 2 चार्जेस है, लेट्स से दिस इज आवर चार्ज Q1, कुछ डिस्टेंस R ले लो, यहाँ पे हमारा चार्ज है Q2। अब देखो, अब यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है जब दोनों चार्जेस सेम नेचर के हो, दूसरा केस बनता है जब दोनों चार्जेस ऑपोजिट नेचर के हो। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जब हम लोग ले लेते हैं कि दोनों के दोनों चार्जेस क्या हो, सेम नेचर के हो। ठीक है, सेम नेचर के होंगे तो क्या होगा, अब मुझे निकालना है, देखो सेम नेचर के, और हमने हमारा जो टॉपिक है ना, कंफ्यूज नहीं होते हैं हमको क्या करना है कि हमें एक ऐसा थर्ड चार्ज इस लाइन ऑफ जॉइनिंग पे कहीं रखना है जिस पर इन दोनों फोर्सेस की वजह से लगने वाला टोटल जो फोर्स है ना, रिजल्टेंट फोर्स, वो क्या हो, 0 हो। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। मेरे कहने का मतलब है, मेरे पास 2 चार्जेस हैं, हम लोग सेम वेम सब भूल जाते हैं, सबसे पहले हम लोग मानते हैं 2 चार्जेस हैं, हमें इनके बीच में कहीं कोई पॉइंट लेना है, या फिर बीच का नहीं लेते, ये हमारी लाइन ऑफ जॉइनिंग है। इस लाइन ऑफ जॉइनिंग पे चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे इसके बाहर हो, चाहे इस साइड हो,
ठीक है, हमें एक ऐसा थर्ड चार्ज रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रख दिया क्यू नॉट, तो ये चार्ज ऐसा होना चाहिए कि इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा और इसकी वजह से भी इस पे फोर्स लगेगा। जब इन दोनों फोर्सेस का सम करें ना तो वो कितना है, 0। टोटल फोर्स क्या होना चाहिए इस पॉइंट पे, 0 होना चाहिए। ये जो पॉइंट हो जाएगा ना, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी कुछ, और ये जो पॉइंट होगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। और ये वाला जो चार्ज होगा ना, वो इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में इसलिए होगा क्योंकि बाकी चार्जेस की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, इंडिविजुअली तो लग रहा है, लेकिन टोटल कितना लग रहा है, 0। नेट जो इसके ऊपर फोर्स है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे केस आता है कि वो चार्ज के दो केसेस होते हैं, या तो चार्ज इन दोनों के बीच में हो सकता है या फिर बाहर की साइड हो सकता है। तो उसको समझने के लिए 2 पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला वाला केस लेते हैं, जब हम दोनों के दोनों चार्जेस सेम नेचर के हो, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। सेम नेचर के होगा तो क्या होगा, देखो जब दोनों के दोनों चार्जेस सेम नेचर के होगा ना, तब जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट इज बिटवीन द चार्जेस एंड along the joining line। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड इज नियर टू द स्मॉलर चार्ज। मैंने ऐसा बोला है कि जब दो चार्जेस सेम नेचर के होंगे ना, तब न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों चार्जेस के बीच में होगा और लाइन ऑफ जॉइनिंग के ऊपर होगा, मतलब होगा इसी लाइन के अलोंग और इनके बीच में कहीं पे होगा। बीच में कहाँ होगा, वो भी नियर टू द स्मॉलर चार्ज। इन दोनों में से जो छोटा है ना, उसके पास में होगा। अगर ये छोटा है तो इसके साइड थोड़ा ज़्यादा होगा, और ये छोटा है तो थोड़ा इसके साइड ज़्यादा होगा। और अगर दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है सेम होगा तो एग्जैक्टली बीच में एग्जिस्ट करेगा। मैंने ये कैसे बोला, मैंने ये ऐसे बोला, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो चार्ज है ना क्यू नॉट, बीच में कहीं पे है, बीच में कहीं पे, तो क्या होगा। अब सबसे पहले मुझे इस पे, मेरा क्वेश्चन जो मेरा बोलता है वही ये बोलता है ना कि इस चार्ज पे, इस क्यू नॉट की चार्ज पे इन दोनों की वजह से टोटल फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सबसे पहले मैं मानती हूँ कि ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये भी पॉजिटिव, और टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ये दोनों पॉजिटिव है तो इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपेल करेंगे, तो ये बोलेगा तुम मुझसे दूर जा, तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी। इन दोनों के बीच में बोलेगा, ये भी इसको दूर भेजेगा, तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी। एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये मुझे पता है कि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कहीं ना कहीं तो ये 0 होना ही पड़ेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कहीं ना कहीं 0 होना ही पड़ेगा। कहाँ 0 होगा, देखो एग्जैक्टली जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तो फोर्सेस की वैल्यू भी सेम होगी, तो एग्जैक्टली बीच में 0 होगा, तो मतलब एग्जैक्टली बीच में न्यूट्रल पॉइंट आएगा। लेकिन वैल्यू अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल ये तो है हमारा 2Q, ये है हमारा 3Q, तो अब क्या होगा, अब देखो Q0 और 2Q के बीच का जो फोर्स होगा ना, वो हो गया मान लो F1, तो ये ऐसे होगा, ठीक है, इतना ले लिया। अब यहाँ पे 3Q और Q0 के बीच का फोर्स होगा, फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। सबसे पहले F1 ले लेते हैं हम लोग, इसके और इसके बीच का क्या हो जाएगा, K 2Q इंटू Q0 अपॉन R² होगा। और अगर मैं F2 की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, K 3Q Q0 अपॉन R²। तो आपको सिंपली दिख रहा है ना कि ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, यहाँ पे 3Q आ रहा है मल्टीपल में, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये वाला फोर्स थोड़ा ज़्यादा होगा। अब आप खुद देखो, एक फोर्स है इतना और एक फोर्स आ रहा है इतना, तो ये कहीं ना कहीं 0 होने के चांसेस यहाँ कहीं ज़्यादा है। यहाँ पे कहीं 0 नहीं होगा, यहाँ पे कहीं ज़्यादा। और यहाँ पे कौन सा फोर्स आ रहा है, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है, कम अमाउंट वाला चार्ज आ रहा है, लेस मैग्नीट्यूड वाला चार्ज हो रहा है। इसीलिए मैंने बोला नियर टू द स्मॉलर चार्ज, बिकॉज ये फोर्स ज़्यादा लगा रहा है, ये ज़्यादा रिपेल कर रहा है, और ये थोड़ा कम रिपेल कर रहा है, ये थोड़ा कम रिपेल कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा रिपेल कर रहा है, तो 0 होने के चांसेस कहीं स्मॉलर चार्ज की साइड में ज़्यादा है। मतलब इस सेंटर से तो उस साइड में ही होने वाला है, बिकॉज ये फोर्स इससे ज़्यादा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि न्यूट्रल पॉइंट जब दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या हो, सेम हो, सॉरी नॉट वैल्यू, दोनों का जो मैग्नीट्यूड नेचर जो है सेम, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, अगर सेम नेचर हो तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में कहीं आता है, अलोंग द लाइन होता है, बीच में लाइन के बीच में कहीं होता है, और नियर टू द स्मॉलर चार्ज होता है। इसके अपोजिट अगर दूसरा केस ले लें हम, कि हमारे पास जो चार्जेस है ना, एक प्लस Q है, एक माइनस Q, मतलब दोनों के ऑपोजिट नेचर है। और अब अगर हम लोग न्यूट्रल पॉइंट की बात करें ना, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, अलोंग द लाइन होगा, लेकिन आउटसाइड द लाइन होगा, मतलब इस बीच में कहीं नहीं आने वाला, बाहर की साइड आने वाला है, तो आउटसाइड द लाइन एंड अगेन नियर टू द स्मॉलर
स्मॉलर चार्ज, नियर टू द स्मॉलर, यहाँ पे हमको प्लस माइनस को हटा देना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1Q और ये हो जाएगा माइनस का 2Q। तो आपको ये देखना है मैग्नीट्यूड किसका है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो ये मतलब चार्ज ज़्यादा, ये वाला चार्ज कम है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहीं इसके पास में आएगा, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा हमारा, आउटसाइड द लाइन होगा, नियर टू द स्मॉलर चार्ज। प्लस माइनस को छोड़ दो, मैग्नीट्यूड की बात करो, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा वहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट, उसके पास में न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से, आप इसको समझना चाहो तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा के आप समझ सकते हो। तो आपको ये 2 पॉइंट्स याद करने हैं कि जब दोनों चार्जेस का नेचर सेम हो तब हमें न्यूट्रल पॉइंट बीच में मिलेगा और नियर टू द स्मॉलर चार्ज मिलेगा। जब दोनों चार्जेस का नेचर ऑपोजिट हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तब आउटसाइड द लाइन होगा, अलोंग द लाइन बट आउटसाइड द लाइन एंड नियर टू द स्मॉलर चार्ज। ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला, ये दोनों पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक होती है। चलो शॉर्ट ट्रिक से पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल इसका ले लेते हैं। For example, we have 2 charges plus Q and प्लस का 9Q ले लो। कैलकुलेट, मैं वैल्यू ऐसे ले रही हूँ जो कैलकुलेट कर सके। बीच के डिस्टेंस ले लो। ये क्वेश्चन वैसे है आपकी, या तो एनसीईआरटी में होगा या फिर कहीं एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मुझे डेटा याद है इसका। तो हमारे पास 2 चार्जेस है, सेम नेचर के हैं, प्लस Q प्लस माइनस Q, बीच की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे। पहली बात तो सेम नेचर है तो बीच में कहीं होगा, तो न्यूट्रल पॉइंट का इस चार्ज से और इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी हुई। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, ये डिस्टेंस हमने ले ली x, और तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 12 माइनस एक्स हो जाएगी, बिकॉज टोटल डिस्टेंस क्या है 12 सेंटीमीटर। तो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे, हमने बोला कि न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है इस पॉइंट पे जो चार्ज होगा ना वो इक्विलिब्रियम रहेगा, उस पर जो फोर्स है वो बैलेंस है, टोटल फोर्स 0 लगेगा। फोर्स दोनों चार्जेस की वजह से लगेगा बट जो नेट फोर्स है वो 0 लगेगा। इसका मतलब अगर मैं इसकी वजह से फोर्स बताऊँ F और इसकी वजह से बताऊँ F2, तो मतलब F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। हो सकता है ना, आप उधर करोगे माइनस आ जाएगा, तो हम लोग मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, तो आप देखो क्या हो जाएगा। अगर मैं F1 की बात करूँ, यहाँ पे हमने चार्ज ले लिया Q0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी Q0 अपॉन R, यानी x का स्क्वायर, ये बीच की डिस्टेंस x है, इधर 9Q अपॉन 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। अब आप देखो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, Q0 से Q0, K से K, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 अपॉन 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट इजीली कर सकते हो, आप ऐसे लिख दो 9x को, चलो कर ही दो। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, इसको आप और आगे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर चला जाएगा 144 माइनस 12, सॉरी 24x। इसको इक्वेशन बना दो, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन ले लो तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 8 and 6 18 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करना और यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए। कैलकुलेट कर दे क्या, क्योंकि मैंने इसको रिजल्ट को कोई याद करके नहीं रखा है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में 18, ओके, ये हो जाएगा 6x माइनस 3x माइनस का 18 इक्वल्स टू 0। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप कॉमन ले लो तो जाएगा x प्लस 6 माइनस 3, कॉमन ले लेंगे अगेन x प्लस 6, तो हमारे पास 2 वैल्यू हो जाएगी x माइनस 3 और x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो x इक्वल्स टू माइनस 6 की वैल्यू हो नहीं सकती, तो पीछे बताया x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो इनके क्वेश्चन को। इसकी जगह क्वेश्चन में अगर माइनस पूछा हो तो आप सॉरी यहाँ कहीं हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, फिर यहाँ से x और ये हो जाएगा 12 प्लस x, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आप वैल्यू निकाल सकते हो उसमें भी। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है, काफ़ी फेमस है, कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो सिंपल सी जो ट्रिक होती है ना x को कैलकुलेट करने की, वो होती है r, यानी बीच की टोटल डिस्टेंस अपॉन Q2 अपॉन Q1 प्लस माइनस 1।
प्लस का मतलब है जब दोनों चार्जेस का नेचर सेम हो तब की बात है, माइनस का मतलब है जब ऑपोजिट नेचर हो तब। दोनों पॉजिटिव हो तो यहाँ पे प्लस यूज़ करना है, दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो यहाँ पे माइनस यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल हम हमारे ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये जो x है ना वो डिस्टेंस किससे होती है, q1 से डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे हमारा ये q1 हो गया, ये q2 हो गया। तो हम वैल्यू कैसे निकाल से, r बीच की डिस्टेंस 12 अंडर रूट q2 यानी 9q अपॉन q प्लस सेम नेचर है तो प्लस, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 12 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 1 यानी x इक्वल्स टू 12 अपॉन 3 प्लस 1 12 अपॉन 4 इक्वल्स टू 3। डायरेक्टली हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो आप डायरेक्ट वो ट्रिक लगा के, दिस इज ट्रिक, कब प्लस यूज करना है कब माइनस यूज करना है, प्लस सेम नेचर हो तो, माइनस जब ऑपोजिट नेचर हो तो। Q जो x डिस्टेंस है वो किससे, Q1 से। अगर आपने Q2 से लिए ना तो ये फॉर्मूला हो जाएगा Q1 अपॉन Q2, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है तो आप डिस्टेंस हमेशा Q1 से लो ताकि आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट ट्रिक लगा के भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। इसके ऊपर एक काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, लेकिन हम लोग वो कल करेंगे, बस मेरे गले में भी दर्द होने लग गया बोल बोल के। तो आगे वाले वीडियो में हम लोग करते हैं, जो भी हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम एक तो इसके ऊपर जो एक अच्छा न्यूमेरिकल बनता है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल का जो रिजल्ट है ना उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक तो हम लोग वो कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग ने अभी तक सिर्फ पढ़ा है कि जो कांस्टेंट है ना सिर्फ हमने फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए पढ़ा है। अब हम लोग आगे उसको मीडियम में लेके जाएंगे तो उसकी वैल्यू कैसे वेरी करती है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। देखो अभी तो हमने सिर्फ स्टार्टिंग किया है, बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझो ताकि आपकी 12th बहुत अच्छी हो जाए। अगर किसी वजह से आपका 11th बहुत अच्छा नहीं रहा तो आप 12th को बहुत अच्छे से कवर कर सको, आपकी 12th के स्कोर बहुत अच्छे हो जाए। तो अच्छे से वीडियो देखना, अच्छे से पढ़ाई करो। मानती हूँ छुट्टियाँ चल रही है, लेकिन दिन में आधा एक घंटा पढ़ने से कुछ भी नहीं हो जाएगा। अगर आपको अपना भला चाहिए तो पढ़ना, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।